हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। आज हमारे सॉल्यूशन लेसन का लेक्चर नंबर 6 और आज हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का तीसरा गुण। ठीक है, गुणधर्म बोलो उसको या प्रकार बोलो। ठीक है, कल पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, उसमें वाजदाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ चुके हैं, पदनाम में उन्नयन पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हमारा आएगा तीसरा इसका हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक में अवनमन। देखो, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब हमने वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील, ठीक है, विलय डाला। क्या बोला? वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को डाला तो उसका पदनांक बिंदु बढ़ चुका, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, जिसे हमने बोला पदनांक में उन्नयन। ठीक है बच्चों, अब आज बात करते हैं कि जब हम अवाष्पशील विलय को जब वाष्पशील विलायक में डालते हैं तो हिमांक कम हो जाता है, उसका हिमांक बिंदु, ठीक है ना, वो कम हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं हिमांक में अवनमन। ठीक है, एक पदनांक उन्नयन में क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, और क्या बोलेंगे उसमें? हिमांक में क्या बोलेंगे? घटता है। जब आप वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को घोलने जाता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अवाष्पशील घुलना नहीं चाहिए, वाष्प नहीं बनाना चाहिए। वाष्प नहीं बनेंगे तो वाष्पदाब भी नहीं बनाएंगे वो। ठीक है, फिर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा उनको हटाने के लिए, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, आज ये बात करते हैं कि जब हम वाष्पशील विलायक में जब अवाष्पशील विलय को घोलते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, हिमांक बिंदु कैसे घटता है, कैसे कम होता है, वो देखते हैं आज। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। माय नेम इज राहुल प्रजापति और आपका मेरा ब्यूटीफुल से है एडवांस केमिस्ट्री। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, जब हम वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को खोलते हैं, जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को खोलते हैं तो उसका हिमांक बिंदु कम हो जाता है। ठीक है, इसको ग्राफ की सहायता से समझते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, मैंने ग्राफ बनाता हूं एक। ठीक है, ये हुआ अपना वाष्प दाब और ये हुआ अपना तापमान। तापमान और वाष्प दाब के मध्य ग्राफ। ठीक है, तापमान और वाष्प दाब के मध्य का ग्राफ है। ठीक है, अब मैं बात कर दूं यहाँ पर प्योर लिक्विड की। कौन सा प्योर लिक्विड? कौन सा विलायक? प्योर। ठीक है, लिक्विड का, प्योर सॉल्वेंट का, मतलब शुद्ध विलायक का बात करता हूं मैं यहाँ पर, कि उसमें कुछ भी मिला नहीं हो। ठीक है, अब उसमें क्या होगा? जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वाष्प बनेगी और वाष्प दाब बढ़ेगा। समझ रहे हो ना? जैसे ही शुद्ध विलायक की बात कर रहा हूं मैं, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा वाष्प दाब, मतलब वाष्प बनेगी और फिर वाष्प दाब बनेगा, वाष्प दाब बनेगा। ठीक है, अगर मैं उसका वाष्प दाब और तापमान के मध्य ग्राफ खींचूं शुद्ध विलायक का, ठीक है, तो कैसा प्राप्त होगा? ठीक है, ठीक है, तो ये ग्राफ आएगा वो अपना शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर, या मैं बात करूं शुद्ध विलायक का ही है। ठीक है, शुद्ध विलायक का। ठीक है, ये ग्राफ है अपने का, किसे? वाष्प दाब और तापमान के मध्य। जैसे शुद्ध विलायक में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ता जाएगा इसका। इज दैट क्लियर? अब बच्चों बात समझो, अगर मैं इस शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय घोल दूं या अवाष्पशील विलायक, सॉरी, अवाष्पशील विलय को डाल दूं या घोल दूं तो क्या होगा? ठीक है, मैंने क्या किया? अवाष्पशील विलय को घोलने पर
ठीक है, अवाष्पशील विलय को खोलने पर क्या होगा बच्चों? ठीक है, उसका वाष्प दाब, एक साथ बोलो, कम होगा ज्यादा होगा? वाष्प दाब कम हो जाता है, विलयन का वाष्प दाब कम हो गया। ठीक है बच्चों, जैसे अवाष्पशील आपने शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को घोला, ठीक है ना, जैसे यूरिया को डाल दिया इसमें जल में, ठीक है ना, तो क्या होगा? वाष्प दाब कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अवाष्पशील वेपर बनाना पसंद नहीं करते, मतलब वाष्प बनाना पसंद नहीं करते, ठीक है ना। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वो हिलना नहीं चाहिए, एकदम से बैठ जाएंगे, ठीक है, जिसके फल से उसका वाष्प दाब डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्योंकि अवाष्पशील कभी भी, मैंने आपको बता चुका हूँ, अवाष्पशील कभी भी क्या नहीं बनाना चाहिए? वाष्प दाब नहीं बनाएंगे, ठीक है, वाष्प नहीं बनाएंगे तो वाष्प दाब नहीं बनेगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो उसका वाष्प दाब और तापमान के मध्य अगर मैं ग्राफ खींचूं, जब मैंने अवाष्पशील विलय को विलायक में घोला, जब उसका वाष्प दाब और तापमान के मध्य ग्राफ खींचूं, तो कैसा प्राप्त होगा मुझे? ये ऐसा प्राप्त होगा। शुद्ध विलायक से तो कम ही प्राप्त होगा, ठीक है, शुद्ध विलायक से तो कम ही वाष्प दाब प्राप्त होगा। ये प्राप्त हुआ हमें, ठीक है, अवाष्पशील अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, ठीक है, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, ठीक है। जैसे अवाष्पशील आपने मिलाया विलायक में, ठीक है, उन्होंने अवाष्पशील ने विलय ने अपना स्थान घेरा और उसका वाष्प दाब कम कर दिया, उस लिक्विड का वाष्प दाब कम कर दिया, ठीक है ना। तो अब बात समझो, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा अवाष्पशील विलयन से ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? ये आपको बता चुका हूं मैं सब कुछ, ठीक है। आप किसी भी पॉइंट पे देख लो, किसी भी पॉइंट पे ज्यादा ही होगा किसका। अब देख लो, इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे, ठीक है, अब मैं बात सुनो, इस पॉइंट पे बात करूं तो ये देखो, ये ऊपर या इस पॉइंट पे, ठीक है, इस टेम्परेचर पर वाष्प दाब ये यहाँ पहुंचा, ठीक है। अब इसी पॉइंट पे मैं ऊपर बढ़ूं तो वाष्प दाब, ठीक है, बढ़ गया। किसी भी पॉइंट पे आप देखो, किसी भी तापमान या टेम्परेचर बिंदु पर देखो, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा ज्यादा ही होगा। ठीक, इस टेम्परेचर पर देख लो, ये पहुंचा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ आया, इसका पहुंचा यहाँ पर आएगा, ठीक है, वाष्प दाब बढ़ रहा है। किसी पॉइंट पे देखो आप, टेम्परेचर किसी पॉइंट पे देखोगे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब से ज्यादा प्राप्त होगा अपने को। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब जो बात करते हैं, वहां पर हमने बात करी थी क्वथनांक में उन्नयन में बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा दी थी, है ना, उसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हम देते हैं हिमांक में, हिमांक बिंदु के हिमांक ताप पर, इसकी भी एक परिभाषा बननी चाहिए, नहीं तो बुरा मान जाएगा भाई साहब। सेम है, आप देखो क्वथनांक में उन्नयन और अवनमन स्थान, ठीक है, लिक्विड मतलब सेम है, सिमिलर है कुछ कुछ, तो उनका ग्राफ भी सेम में मिलेगा आपको। उसके बाद उनका जो फॉर्मूला मिलेगा, सूत्र फॉर्मूला, वो भी थोड़ा थोड़ा इक्वल होगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा बननी चाहिए, नहीं तो बुरा मान जाएगा बेचारा। ठीक है बच्चों, देखो हिमांक ताप क्या होता है? किसी द्रव का हिमांक वह ताप है, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जब द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के, जब द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। ठीक है, किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जब द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। ठीक है, बात समझो कैसे है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ठोस विलायक का बात करूं, किसकी? ठोस विलायक की या सॉलिड स्टेट सॉल्वेंट की ग्राफ की बात करूं, ठोस विलायक के ग्राफ की बात करूं, ठीक है, या ठोस लिक्विड की, ठीक है ना,
ठोस विलायक की बात करूं, अगर उसको वाष्प और तापमान के मध्य ग्राफ खींचो, आप सब जानते हो यार ठोस है, ठीक है, ठोस सॉल्वेंट है विलायक के रूप में, तो उसका भी तो कुछ तो वो होगा ना, वाष्प बनेगा, ठीक है यार, थोड़ा तो पिघलेगा ना, थोड़ा तो वाष्प बनेगा उसका भी, ठीक है ना, पूरा नहीं कह रहा, थोड़ा तो बनेगा ना, उसका वाष्प बनेगा, ठीक है। अगर मैं उसका वाष्प और तापमान के मध्य ग्राफ खींचूं तो मुझे कैसा प्राप्त होगा, क्योंकि यार एक बात समझो, ठोस है विलायक है, ठोस का भी तो कुछ तो होगा ना यार, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे थोड़ा तो बढ़ेगा ना, उसका वाष्प भी बढ़ेगा, जैसे ठोस है उसको आप गर्म करोगे तो उसका भी तो वाष्प बढ़ेगा, ठीक है ना। जब वाष्प और तापमान के मध्य उसका ग्राफ खींचूंगा मैं, तो कैसा प्राप्त होगा मुझे, ठीक है, ऐसा प्राप्त होगा, मतलब एकदम से बढ़ेगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वाष्प बढ़ेगा उसका, पिघल रहा है, ठीक है, पिघलेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये कैसा हुआ, ठोस विलायक का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, ठोस विलायक का वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है, किसी भी टेम्परेचर को देखो, ठीक है। अब एकदम से बढ़ेगा ये, ठीक है, आप जानते हो थोड़ा सा बर्फ है, कोई ठोस है, उसको आप पिघलाओगे, मतलब हीट दोगे तो एकदम से वो होएगा, क्या होगा, लिक्विड में चेंज होने लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, अब बात करते हैं इससे इसका क्या मतलब है, ठीक है बच्चों, बात समझिए। किसी द्रव का, पहले परिभाषा पढ़ लो पूरी, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जब द्रव का वाष्प ठोस के वाष्प के बराबर हो जाए, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, द्रव का वाष्प ठोस के वाष्प के बराबर हो जाए, अगर मैं शुद्ध विलायक की बात करूं पहले, किसकी, शुद्ध विलायक की, अगर मैं इसको पीछे ले जाऊं, ठीक है, ये ठोस विलायक का वाष्प हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको पीछे ले जाता जाऊं, ये पॉइंट कहाँ मिल रहा है, इस जगह मिल रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर, ठीक है, लिक्विड और ठोस का वाष्प बराबर है, इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और ये ठोस है सॉलिड, ठीक है। क्या बोला हमने परिभाषा में, द्रव का वाष्प ठोस के वाष्प के बराबर हो जाए, हिमांक वह ताप है। अब ये किस ताप हो रहा है यार, एक बार समझो, आपने दिया, क्या बोलते हैं, हीट दी ठोस को, अब किसी पॉइंट पर तो वो पिघलेगा ना, पिघलेगा। अब एक ये भी हो सकता है ना, एक अवस्था अपने को ऐसे मिलेगी कि एक जगह तो, एक स्टेट में तो, एक जगह, मतलब बात समझना, थोड़ा बर्फ है ठोस अवस्था में, थोड़ा लिक्विड अवस्था में, पूरा चेंज नहीं हुआ लिक्विड हुआ, इस बिंदु पे पूरा चेंज ही नहीं हुआ वो, इस बिंदु पे पिघलना हुआ कि हाँ थोड़ा लिक्विड और थोड़ा ठोस अवस्था में है वो चीज, ना पूरा लिक्विड है ना पूरा ठोस है। हिमांक वह ताप होता है जब द्रव का वाष्प ठोस के वाष्प के बराबर हो जाए, ठीक है। इस ताप पर हिमांक ताप ही, हिमांक बिंदु बोलूं मैं, ठीक है, जहां पर ना तो ये ठोस अवस्था में ना लिक्विड अवस्था में, इस अवस्था पे इसका वाष्प, इन दोनों की वाष्प बराबर, इस दैट के लिए ना तो लिक्विड है टोटल, और ना ही पूरा ये काय में कन्वर्ट हुआ ठोस में, इस दैट के लिए। तो अगर मैं इस बिंदु की बात करूं, अगर इसको नीचे ले जाऊं, तो इस टेम्परेचर को क्या बोलूंगा मैं, डेल टी एफ, शुद्ध विलायक का हिमांक, ठीक है ना, डेल नॉट, हाँ टी नॉट एफ, शुद्ध विलायक का हिमांक, ठीक है, हिमांक बिंदु। अगर मैं अवाष्पशील विलय युक्त विलयन की बात करूं, ठीक है, इसका वाष्प तो कम ही होगा, शुद्ध विलायक की तुलना में कम होगा, ठीक है। अगर मैं इसको पीछे बढ़ाता जाऊं, है ना, अगर मैं इसको पीछे बढ़ाता जाऊं, ठीक है, तो मुझे इस बिंदु पर कमी होएगा, इस बिंदु पर प्राप्त हुआ कि जहां पर द्रव का और ठोस का वाष्प बराबर है, इस बिंदु पर, इसको मैंने बोल दिया टी एफ, ठीक है। आप देख सकते हो कम हो रहा है, ठीक है, घटता जा रहा है, शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु इस पे आ रहा है, और अवाष्पशील युक्त विलयन का, ठीक है, इस बिंदु पे आ रहा है ना, हिमांक बिंदु ये वाला आ रहा है, डेल टी मतलब टी एफ, इस दैट के लिए कम ही आता है बच्चों, ठीक है, शुद्ध विलायक से कम ही आएगा इसका हिमांक बिंदु, इस दैट क्लियर।
क्यों आएगा, बात समझो, अभी बात समझाएंगे इसका भी, ठीक है। अब बच्चों बात समझते हैं, ठीक है। इन दोनों के डिस्टेंस को क्या बोलूंगा मैं, डेल टी एफ, ठीक है, जो अवनमन को बता रहा है। अवनमन मैंने बताया था, अवनमन इस ज्यादा में से कम, ठीक है। तो अवनमन बता रही है, इसे ही हम बोलते हैं हिमांक में अवनमन, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल टी एफ, ठीक है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये बनेगा बच्चों, डेल टी एफ नॉट माइनस डेल टी एफ, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो समझिए कि ग्राफ से पूरा क्लियर है, ठीक है। हिमांक वह ताप होता है जब द्रव का वाष्प ठोस के वाष्प के बराबर हो जाए। इस बिंदु पर शुद्ध विलायक का और ठोस विलायक का, ठीक है, वाष्प मिल रहा है, बराबर हो रहा है इस बिंदु पे, ठीक है। अवाष्पीय विलय युक्त विलयन का इस बिंदु पे मिल रहा है, ठीक है। अब बच्चों बात यार समझो, सिंपल बात बताऊं मैं आपको, हिमांक क्या होता है, हिमांक क्या चीज है, हिमांक ताप है मतलब वह स्थिति जब मतलब कोई भी लिक्विड है वह एक निश्चित ऑर्डर में जमना चाहता है, ठीक है, निश्चित ऑर्डर में जमना चाहता है। शुद्ध विलायक की बात करूँ, जल की बात कर ली मैंने, ठीक है, वाटर ले लिया। अगर उसका हिमांक बोलूँ मैं, हिमांक बिंदु क्या है, हिमांक क्या चीज है कि वो एक निश्चित ऑर्डर में जमना चाहता है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होना चाहता है। अब आप जैसे ही, ठीक है, टेम्परेचर में बात कर लिया, मेरी बात समझो, मैंने बात कर लिया शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक 10 डिग्री माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमना चाहता है, 10 डिग्री बोल दिया, ठीक है, माइनस में। अब जैसे मैं शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय डाल दूं, अवाष्पशील विलय, तो क्या होगा, अवाष्पशील विलय इस साइड में, ठीक है, विलायक के जो अणु हैं उनके बीच बीच में जम जाएगा, ठीक है। तो क्या आप एक सोच के बताओ, अवाष्पशील युक्त, एक क्वेश्चन का आंसर दो बस मुझे, विलयन, ठीक है, अवाष्पशील विलयन, ठीक है, क्या इसी टेम्परेचर पे जम जाएगा, एक सोच के जवाब दो आंसर। क्या जब शुद्ध विलायक को माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमा रहा हूं मैं, ठीक है, बर्फ बना रहा हूँ या सॉलिड स्टेट में ला रहा हूँ, क्या अवाष्पशील युक्त विलयन को इस टेम्परेचर पे जमा सकते हो, नहीं जमा सकते, क्यों, क्योंकि जो शुद्ध विलायक की अब व्यवस्था बन रही थी, अब उसमें ठोस बीच बीच में आ गया, तो क्या होगा, अवस्था में डिवो हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही किसी वजह से अवाष्पशील की, क्यों, क्योंकि वो बीच बीच में जम गए, ठीक है। अब उसको सॉलिड स्टेट में लाने के लिए मुझे टेम्परेचर और डिक्रीज करना पड़ेगा, और पीछे आना पड़ेगा टेम्परेचर को, और पीछे लाना पड़ेगा टेम्परेचर को, ठीक है। कितना लाना, मान लो एक अनुमान लगाओ 20 डिग्री आ गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, तो मतलब और पीछे आ गया मैं, टेम्परेचर और पीछे आ गया, इसी को बोलते बच्चों हिमांक में होना, कम हो गया, मतलब देख लो कितना कम हो गया, पीछे आ गया, और में डिक्रीज हो गया, और क्यों, क्योंकि अवाष्पशील मिलाया मैंने उसमें विलय, इस वजह से अवाष्पशील विलय उसकी जो व्यवस्था थी उसमें क्रिएट कर देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से उसको फिर जमाने के लिए मुझे टेम्परेचर और डिक्रीज करना पड़ा, ठीक है। इस अंतर को हम क्या बोलते हैं, हिमांक में होना, ठीक है बच्चों। कभी भी आप ये मत बोलना कि तापमान मतलब हिमांक क्या होता है, तापमान मतलब वॉल्यूम कम होता है, ये मत बोलना कि कोई जमता है पदार्थ तो वॉल्यूम कम हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। क्यों, बात समझो, लिक्विड आपने बात करी, जल की बात करूँ, जल क्या होता है, आप किसी भी लो, किसी भी पात्र में रखो और उसको जमा दो, तो वैसा आयतन रखेगा उसका, आयतन आपको पता है बर्फ फैलता है, आयतन फैलता है बर्फ का, ठीक है। अगर मैं और लिक्विड की बात करूँ दूसरे, तो वो क्या होता है, जब उनको बर्फ बनाते हैं या ठोस अवस्था में लाते हैं तो वो एक्सपेंड कर लेते हैं, उनका आयतन कम हो जाता है। ये नहीं कहूँगा कि सबका होता है, ठीक है, सबका नहीं होता, ठीक है बच्चों। अभी मैं जल की बात करूँ, मैंने आपको बताया जल आयतन फैलता है और सब लिक्विड, बाकी के लिक्विड आयतन कम कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते इस चीज़ को, ठीक है। आप इसको परिभाषित इस तरीके से नहीं कर सकते कि आयतन कम हो जाता है,
ठीक है, टेम्परेचर कम करने पर आयतन कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इस साइड के लिए ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, एसिड है इसकी परिभाषा, किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जब द्रव का वाष्प ठोस के वाष्प के बराबर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड है, जब द्रव का वाष्प ठोस के वाष्प पे न तो ये ठोस अवस्था में है, प्योर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट में, ठीक है, शुद्ध ठोस अवस्था में नहीं है, और ना ही ये इस टाइम पे इस बिंदु पर ना ही ये ठोस अवस्था में है और ना ही लिक्विड अवस्था में, बीच की अवस्था ही है। इस साइड क्लियर। और इस अवस्था पे इसका वाष्प, इन दोनों का वाष्प एक ही होगा। इस साइड क्लियर। ठीक है, और ये पॉइंट ये रहा इस टेम्परेचर में, जिसको हमने बोला डेल टी एफ। डेल टी एफ क्या होता है? डेल नॉट एफ क्या होता है? शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु, और ये अशुद्ध विलायक का, अशुद्ध या बोलो अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का हिमांक बिंदु। ठीक है, हो गया। डेल टी एल। ठीक है, पॉज करके नोट करो। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, देखो हमें क्या प्राप्त हुआ? डेल टी एफ इक्वल टू डेल एफ नॉट डेल एफ। ठीक है बच्चों, ये प्राप्त हुआ। अब बच्चों बात करते हैं, देखो डेल टी एफ का मान प्रयोग के द्वारा, ठीक है, प्रयोग द्वारा, ठीक है, प्राप्त हुआ हमें क्या? डेल टी एफ प्रोपोर्शनल एन। ठीक है, अल्फा हटेगा मतलब समानुपाती का स्थिरांक हटेगा, एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा जिसको बोलेंगे के एफ एम स्मॉल एम। व्हाट इज दिस? डेल टी एफ हिमांक में अवनमन। ठीक है बच्चों, व्हाट इज दिस? के एफ, इसको बोलते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक। ठीक है बच्चों, व्हाट इज दिस? एम मोललता। ठीक है बच्चों, ये स्मॉल एम है, मतलब हिमांक अवनमन मोलर उन्नयन मोललता के समानुपाती होगी। ठीक है, पूरा बताते हैं इसका क्या है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों, देखो मोलर उन्नयन स्थिरांक हो गया के। अब बात करते हैं बच्चों डेल टी एफ। ठीक है, एम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सबको पता है, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? विलय के मोल अवाष्पशील विलय के मोल अवाष्पशील विलय के मोल और विलायक का द्रव्यमान केजी में। ठीक है बच्चों, अवाष्पशील विलय के मोल और विलायक का द्रव्यमान केजी में। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अणु संख्या दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अणुसंख्य गुणधर्म। कैसे? अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? अणुसंख्य गुणधर्म किस पे डिपेंड करता है? विलय के मोलों की संख्या पर। जितने ज्यादा मोलों की संख्या उतना उसका अणुसंख्य गुणधर्म बढ़ता जाएगा, उसका गुणधर्म बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसका वास्ता बढ़ता जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अणुसंख्य गुणधर्म किस पे डिपेंड करती है? विलय के मोलों की संख्या।
दिस इज अवाष्पशील विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा विलय के मोल, ठीक है, अवाष्पशील, उतनी ज्यादा उसका वाष्पदाब कम होता जाएगा। समझ के बात को, ठीक है ना। ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो दो पढ़ी थी वो भी थी, और ये तीसरी अवाष्पशील दिख रहा है आपको, विलय के मोलों पर डिपेंड कर रहा है। विलय के मोलों के आकार व आयतन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, इस पर डिपेंड कर रहा है ओनली है विलय के मोलों पर। जैसे के लिए उनकी संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी वाष्पदाब उतना कम होता जाएगा। कब? जब अवाष्पशील विलय हो, और जब विलय हो वाष्पशील, जब वाष्पशील विलय हो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, उनसे वाष्प बनेगा, वाष्प से वाष्पदाब ज्यादा बनता जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब बच्चों बात समझते हैं आगे इसका, ठीक है। अब अवाष्पित विलय, विलय के मोलों का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डेल टी एफ प्रोपोर्शनल टू के एफ, ठीक है, के एफ, ठीक है। विलय के मोल बात करें तो विलय का द्रव्यमान, ठीक है बच्चों, विलय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, इनटू विलय का द्रव्यमान, ठीक है, केजी में। दिख रहा है ना? दिख रहा है। विलय का द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलय का द्रव्यमान केजी में, ठीक है। सिंबल्स में यूज करो उसको, ठीक है। विलय का द्रव्यमान को बोलूंगा मैं WB, विलय का मोलर द्रव्यमान MB इनटू विलय का द्रव्यमान क्या होगा? विलय का द्रव्यमान MA, ठीक है, केजी में, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बात समझो, एक तो ये फॉर्मूला हुआ हमारा, जब कभी भी हिमांक का अवनमन ज्ञात करना, हिमांक में अवनमन ज्ञात करना है, क्वेश्चन में हिमांक में अवनमन ज्ञात करने का फॉर्मूला तो ये, ठीक है। विलय के मोलर द्रव्यमान की बात आ जाए, विलय के मोलर द्रव्यमान की बात आ जाए तो बच्चों MB को उठा के इधर रख दो, ठीक है। तो MB इक्वल टू के एफ WB, ठीक है, ये होगा डेल TF, ठीक है, इनटू MA केजी में, ठीक है बच्चों, ठीक है। विलय का मोलर द्रव्यमान MB, विलय को मैं बोलता हूँ B, मोलर द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है M से। विलय का द्रव्यमान, ठीक है, केजी में, A विलय के लिए यूज करता हूँ, M द्रव्यमान के लिए यूज करता हूँ, ठीक है। विलय के मोल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, ठीक है। ये अनुपात बोलो या मोलर द्रव्यमान बोलो या अनुपात बोलो, एक ही बात है, ठीक है। इसको नोट करो, मोलरता, मोलर अवनमन स्थिरांक KF बोलते हैं, और हिमांक में अवनमन डेल TF को बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है ये बता चुका हूँ। अणुसंख्यक गुणधर्म होता है कि विलय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है, बस उसके आकार व आकृति से कोई डिपेंड नहीं करता। इससे इज दैट क्लियर? ठीक है। विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करे, ठीक है, विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करे, विलय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करे, बट उनके आकार व आयतन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? नोट करो इसको बच्चों। ठीक है। अब पता चल गया, जब हम वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को घोला जाता है तो क्वथनांक उन्नयन में क्या होता है, उसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अवाष्पशील, ठीक है, वाष्पशील में अवाष्पशील को डाला आपने, अब वो वाष्पदा बनाने पसंद नहीं करते हैं, तो आप टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा, ठीक है, बाकी तब वाजता पड़ेगा। हिमांक में क्या होगा? हिमांक में जैसे वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को आपने डाला तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जमने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे,
ठीक है, एक व्यवस्थित ऑर्डर में, व्यवस्थित होने में या व्यवस्थित ऑर्डर में जमने में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? ग्राफ से वैसे समझ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनका क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है अपना, क्या दिया है? 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। ठीक है, पूछा उसने विलयन का हिमांक अवनमन और हिमांक की गणना। विलयन का हिमांक पूछा है तो डेल टी एफ, ठीक है, हिमांक की गणना करना है मतलब टी एफ। टी एफ को लिखा, विलयन का पूछा है उसने हिमांक अवनमन। अगर वो शुद्ध विलायक का पूछता तब मैं बोलता टी नॉट एफ। ठीक है, उसने पूछा अभी अपने से विलयन का हिमांक की गणना करो। इज दैट क्लियर? के एफ की वैल्यू दे रखी है। अब फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है हिमांक अवनमन का? डेल टी एफ प्रोपोर्शनल सॉरी इक्वल के एफ इंटू डब्ल्यू बी। ठीक है, एम बी इंटू एम ए मास्टर ऑफ डिग्री, एम ए के जी में होता है बच्चों, तो मैं लो 1000 से कर दिया, इसको ऊपर लिखा डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया अपना कंप्लीट। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। के एफ दिया हुआ अपने को, हाँ सर दिया हुआ है 1.86। डब्ल्यू बी दिया हुआ है, व्हाट इज दिस डब्ल्यू बी? द्रव्यमान, मिलेगा द्रव्यमान 45 ग्राम दिया हुआ है सर। ओके, एम बी क्या होता है? एम बी C2H6O2। ठीक है, 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2 हुआ 24 प्लस 6 प्लस 32, तो कितना हुआ? 6 30 62। ठीक है, एम बी 62, इसका मोलिकुलर द्रव्यमान कितना आया? 62। अब क्या दिया हुआ है? एम ए दिया हुआ है, एम ए यहाँ सर दिया हुआ है 600 ग्राम। ठीक है, 600 ग्राम कन्वर्ट कर दिया मैं, केजी को ग्राम में लिख दिया। अब बच्चों बात करते हैं, देखो सारे मान इसमें पढ़ दो। ठीक है, पहला पूछा अपने, पहला आंसर देंगे अपने। ठीक है, डेल टी एफ। ठीक है, के एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1.86 इंटू डब्ल्यू बी की 45 इंटू 000। एम बी की वैल्यू है आपके पास 62 इंटू 600। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर में बता देता हूँ पहले। 2.2 केल्विन, 2.2 केल्विन। ठीक है बच्चों, केल्विन आ गया इसका आंसर, 2.2 केल्विन। ठीक है, केजी चल गया, केल्विन आ गया। ठीक है, ये आया अपना फर्स्ट आंसर। सोल्व करोगे 2.2 केल्विन आएगा। अब उसने पूछा हिमांक की गणना करना है अपने को, हिमांक की गणना करना है भाई। चलो ठीक है, सेकंड है अपना हिमांक की गणना। ठीक है, आप सब जानते हो हिमांक बिंदु कितना टेम्परेचर पे होता है? केल्विन में बात करूं तो 273.15 केल्विन। ठीक है, हिमांक की गणना करो 273.15 केल्विन पे आता है, इतने पे है ना हिमांक बिंदु आता है ये। ठीक है, अब इसमें क्या करो, माइनस कर दो शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का आ गया। ठीक है बच्चों, अब माइनस कर दो ये। अरे फॉर्मूला क्या होता है यार, मेरे पास फॉर्मूला ये होता है डेल टी एफ। ठीक है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, इसको उधर उठाओ, उसको उधर ले जाओ। टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ डेल
सॉरी सॉरी सॉरी, डेल टी एफ। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ। अब जो शुद्ध विलायक का होता है ना, ये होता है हिमांक बिंदु 273 273 केल्विन, केल्विन 273 नहीं, 0.15 केल्विन, माइनस डेल टी एफ का मान कितना होगा 2.2 केल्विन, तो कितना आया 270.93 केल्विन। दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो कितना मान हिमांक की गणना करा, ठीक है ना। डेल टी एफ का, डेल टी एफ, टी नॉट एफ का मान 273.15 केल्विन होता है। ठीक है ना, हिमांक बिंदु है इसका। ठीक है, हिमांक बिंदु है इसका शुद्ध विलायक का। ठीक है, डेल टी एफ को ज्ञात करना था अपने को, तो इधर इधर घुमा फिरा करा मैंने, हेरा फेरी कर दी इसमें। ठीक है ना, तो इसमें मान रख दिया इसका, आ गया अपना आंसर। डेल टी मतलब डेल टी एफ का मान अपने पास आया कितना 270.93 केल्विन। अब देखो कम हो गया, कम हो गया ना, शुद्ध का इतना था, शुद्ध का कितना हो गया 270, मतलब डिक्रीज हो गया, ओवर टेम्परेचर कम करना पड़ा हमको। इज दैट क्लियर? ठीक है, नोट करो इसको। फॉर्मूला मैंने आपको बोल रखा है बार बार, सब कुछ देखा करो, पहले फॉर्मूला क्या पूछ रहा है, ठीक है, फिर मान देखा करो क्या क्या दिया हुआ है। 99% केस में आपको क्वेश्चन में आपको केएफ का मान वैल्यू दी होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। डिंग चिका 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 डिंग चिका। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है आपका ये। देखिए समझते हैं क्या बोला क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन बोला था बच्चों आपको, एक विद्युत भट्टे, ठीक है, एक विद्युत भट्टे के 1.00 ग्राम को 500 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, ठीक है ना, तो आपको एक विद्युत भट्टे होगा विलय, ठीक है, उसको आपने 50 ग्राम बेंजीन में मतलब विलायक में घोला, 50 ग्राम बेंजीन में घोला। इसका हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी होती है। ठीक है, हिमांक मतलब डेल टी एफ, बेंजीन का हिमांक अवनमन 5.12 केल्विन केजी मोल है। ठीक है, विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको। ये सब दे दिया आपको, नोट करें। चलो स्टार्ट करते हैं, विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। फॉर्मूला लिखते हैं, डेल टी एफ बराबर क्या आएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, ठीक है, एम बी एम है, दोनों में है। ठीक है, एम बी को उठाओ इधर, एम बी इक्वल के एफ डब्ल्यू बी इंटू 1000। ठीक है, ये हुआ डेल टी एफ इंटू एम ए। ठीक है, देख लो क्यों, क्या मतलब क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में अपना साइड में। अभी भी एग्जाम में भी है ना, ऐसे साइडें बना लिया करो कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, उससे आसानी होती है, इजीली होता है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, पहले बात करते हैं के एफ की वैल्यू आपको दी है। के एफ क्या दिया हुआ है, इसका हिमांक में कमी हो जाती है, हिमांक अवनमन ये आ गया, हिमांक अवनमन स्थिरांक, स्थिरांक ये ना 5.12 केल्विन। ठीक है, केजी मोल इनवर्स। ठीक है, डब्ल्यू बी आपको दिया हुआ है, अरे सीधा हो जा, डब्ल्यू बी आपको दिया हुआ है 1.00 ग्राम, हजार ही दिया हुआ है। ठीक है, और एम बी आपको दिया हुआ है बच्चों, एम बी आपको क्या दिया हुआ है, एम बी तो ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क इनविजिबल। डेल टी एफ आपको दिया हुआ है हिमांक में कमी 0.40 केल्विन, और एम ए दिया हुआ है, एम ए क्या दिया हुआ है 50 ग्राम।
ठीक है, पता है, ठीक है, रख दो सब कुछ मान। एम बी केएफ की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5.2 केल्विन केजी मोल इनवर्ट्स इंटू 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम दे दिया आपको और इंटू 1000। ठीक है, लीचो लीचो लीचो। डेल्टा एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.0 केल्विन इंटू एम ए की वैल्यू आपको 50 ग्राम। ये ग्राम से ये ग्राम कैंसिल, ये केल्विन से ये केल्विन कैंसिल। ठीक है बच्चों, सॉल्व करोगे, आंसर बता देता हूँ आपको, 256। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और ग्राम मोल। ठीक है ना, केजीएफ ये कन्वर्ट हो जाएगा, केजी से ग्राम बचा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस केजी को मैं करूँगा तो हो गया ना, ग्राम ग्राम में बचेगा, तो ग्राम अपन मोल इन्वर्स हटा दो। ठीक है, तो अपने पास एम बी मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला, मतलब मोलिकुलर या फिर अणुभार कितना प्राप्त हुआ? 256 ग्राम। ठीक है, तो विलय का मोलर द्रव्यमान कितना हुआ? 256 ग्राम अपॉन मोल। ठीक है, या ग्राम इनवर्स, हाँ ग्राम मोल इनवर्स, सही है। ठीक है, तो इसको नोट करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम फोर्थ इसका पॉइंट क्या है पता है आपको? पता तो होगा है, चलो मैं बता देता हूँ, पर्सन दाव। ठीक है, वो पढ़ेंगे, तब तक के लिए भाई पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, नोट कर लो इसको।